नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से वेस्टर्न रेलवे में बीआरसी डिवीज़न में ये 4/9/2023 को चीफ लोको इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें 2 घंटे टाइम थे। 100 अंक का अधिकतम अंक 100 थे। इनमें 55 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 50 प्रश्न करना अनिवार्य था। एक प्रश्न 2 अंक के थे तथा इनमें 1/3 का नेगेटिव मार्क था। तो इस वीडियो के माध्यम से आइए हम लोग 1 से 55 क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेन प्रत्येक प्रश्न का हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। यदि 20 हिंदी दिवस पूछता है तो 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है कि श्रेणी सी के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित किया जाता है। प्रवीण, प्रबोध, पारंगता, इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन है ए प्रवीण। नेक्स्ट है कि मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो मंडल समिति कार्य राजा के लिए दिया है डीआरएम, एडीआरएम, राजभाषा अधिकारी, नॉमिनेटेड ऑफिसर बाय डीआरएम। तो इसके अध्यक्ष होते हैं डीआरएम, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि हिंदी कविताओं की पुस्तक लिखने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। तो हिंदी कविता में यदि कोई बुक लिखा जाता है तो वो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। यदि आपका गद्य हो, उपन्यास हो, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है वेतन की धारणा दर में क्या शामिल है। रनिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, एडिशनल डियरनेस अलाउंस, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन है बी महंगाई भत्ता। नेक्स्ट है डीएआर में निलंबन रद्द रद्द होने पर आश्रित अवधि क्या है। 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 60 दिन। तो इसका ऑप्शन सी है 90 दिन। नेक्स्ट है आश्रित सहित रेलवे कर्मचारी के विशेषाधिकार पास या पीटीओ में अनुमय व्यक्तियों की संख्या की अधिकतम सीमा क्या है। तो 4, 3 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, डी दिया है। तो इसका ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है रेल सेवा आचरण नियम के प्रभावी होने का वर्ष क्या है। रेल सेवा आचरण नियम प्रभावी होने का वर्ष क्या है। तो रेल सेवा आचरण प्रभावी होने का वर्ष 1966 है, ए। नेक्स्ट है सुविधा पास किन मार्गों पर जारी किया जाता है। कोई भी मार्ग, सबसे छोटा और सबसे लंबा मार्ग, लेकिन सबसे लंबा मार्ग 30% सबसे लंबे मार्ग के साथ सबसे छोटा मार्ग तो इंडियन रेलवे में किसी भी मार्ग पर जारी किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है कि दिन अवली रात के समय एआरटी बाहर निकालने के लिए निर्धारित समय क्या होता है। तो एआरटी के लिए है, यदि दिन में निकाला जाता है तो 30 मिनट, यदि रात में निकाला जाता है तो 45 मिनट, यदि एमआरटी है तो मेडिकल रिलीफ ट्रेन है तो सिंगल एग्जिट है तो 25 मिनट और डबल एग्जिट है तो 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। नेक्स्ट है किस विफलता की स्थिति में कॉलिंग ऑन सिग्नल को हटाया नहीं जा सकता है। अर्थात कौन सी विफलता है जिसे कॉलिंग ऑन सिग्नल को ऑफ नहीं किया जाएगा। तो इसमें दिया है सिग्नल, ट्रैक, पॉइंट और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। यदि पॉइंट खराब है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल को नहीं ऑफ किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी पॉइंट। नेक्स्ट है जब आईबीएस ऑन पर है और टेलीफोन खराब है तो लोको पायलट कितने मिनट इंतजार करने के बाद किस गति से आगे बढ़ेगा जब दृश्यता आगे स्टॉप सिग्नल तक स्पष्ट या स्पष्ट नहीं है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल पे खड़ा होने के बाद यदि टेलीफोन से बात नहीं हो पाती है तो 5 मिनट रुकने के बाद
यदि फिर भी IB सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो 15/8 या 10 kmph से आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 5 मिनट 15/8। नेक्स्ट है डाउन लाइन पर स्वचालित ब्लॉक सेक्शन में दुर्घटना के दौरान बाधित होने वाले निकटवर्ती लाइन की सुरक्षा किस GR के नियम के तहत सुनिश्चित की जाती है? दिया है GR 6.06, 6.12, 6.09, GR 0.03। तो प्रोटेक्शन से संबंधित GR है 6.03, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 225 kV सिंगल फेज 50,000 ट्रैक्शन सब स्टेशन के बीच वच्ची के न्यूट्रल सेक्शन प्रदान किया जाता है। लिखा है दोनों जोनों को अलग करने के लिए जो विभिन्न चरणों के आपस में सब स्टेशन द्वारा पोषित होते हैं, धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए और वच्ची कंडक्टर के वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए। तो इसका डी दिया है इनमें से सभी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। क्योंकि न्यूट्रल सेक्शन जब हमारा TSS से जो हमारा TSS है और उसके बाद FP होता SP होता है, तो यही SP पर ही और TSS पर भी हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रल सेक्शन लगाए जाते हैं। तो गाड़ियों की क्षमता के अनुसार देखा जाता है कि कितने किलोमीटर के बाद हमारा वो न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है। तो इसमें धारा वहन क्षमता बढ़ाने के लिए प्लस वोल्टेज को ड्रॉप होने से बचाने के लिए तथा इस TSS और तथा इस SP पर जो दूसरे TSS से हमारा फेज आता है, तो दोनों फेज अलग होते हैं, दोनों फेज को सेपरेट अलग करने के लिए न्यूट्रल सेक्शन लगाया जाता है। तो उसी के बारे में पूछा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त। नेक्स्ट है एक ट्रैक पर वैची की व्यवस्था क्या कहलाती है, जहां वैची कंडक्टर के दो सेट थोड़ी दूरी पर एक दूसरे के समांतर चलते हैं और पैंटोग्राफ को सुचारू मार्ग प्रदान करते हैं। इनके कहने का मतलब है कि जब हमारा जो वैची लाइन पर वैची होती है, तो जो वैची एक दूसरे के समांतर चलता है, तो जैसे मान लीजिए हमारा एक ये पोल है और एक पोल है, तो जो हमारा मास्ट लगा होता है, तो इसमें देखेंगे कि जो हमारी वैचियाँ होती हैं, एक नहीं है कि अच्छा वो 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तक एक ही वैची वायर होता है। ये मैक्सिमम एक वैची जो जाती है वो 1500 मीटर तक जाता है। उसके बाद वहाँ से पुनः दूसरा वैची इस पोल के खंभे की सहायता से दूसरा वैची फिर 1500 किलोमीटर जाता है। अर्थात जो पूरा सेक्शन होता है और जो हमारा जो ये वैची खंड खंड में इंसुलेटेड करके लगाया, इंसुलेटेड ओवरलैप या अनइंसुलेटेड ओवरलैप करके जो लगाए जाते हैं, तो इसका मैक्सिमम दूरी यानी टेंशन लेंथ जिसे हम बोलते हैं, टेंशन लेंथ 1500 मीटर होता है। तो ये 1500 मीटर तक जाएगा, लेकिन कुछ दूरी यानी एक पोल से भी एक दूसरा तार लिया जाता है। तो देखेंगे कि यही पूछा है कि जब दो तार एक साथ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो जब जो कॉमन तार एक दूसरे के साथ ही मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं ओवरलैप। यानी टोटल टेंशन लेंथ की लंबाई 1500 मीटर होता है, लेकिन इस 1500 मीटर में पुनः जो दूसरा वायर कंडक्ट वायर या कटनरी वायर शुरू किया जाता है, तो उसमें दोनों कॉमन होता है, अर्थात दोनों एक पैरेलल चलते हैं। दोनों पैरेलल की दूरी 6 से 9 मीटर होती है तथा मिनिमम 2 मीटर होती है। तो इसी को बोला जाता है ओवरलैप। तो यही पूछ रहे हैं कि वैची कंडक्टर के दो सेट थोड़ी दूर के एक दूसरे के समांतर यानी दूसरे के समांतर जो चलते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, तो उसी को ओवरलैप बोलते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ओवरलैप। अब इसमें टेंशन लेंथ पूछता है तो 1500 मीटर और ओवरलैप की दूरी यदि पूछा है तो 6 से 9 मीटर होता है, यानी स्टैंडर्ड 9 मीटर लिखिए। 9 मीटर तक या 6 मीटर तक एक दूसरे को पैरेलल जाते हैं। नेक्स्ट है 25 kVAC ट्रैक्शन के संपर्क तार के बीच में 250 mm से कम है लेकिन 200 mm से अधिक है, तो ODC यानी 25 kVAC ट्रैक्शन में यदि ODC और संपर्क तार के बीच क्लियरेंस 250 से कम है लेकिन 200 से अधिक है, तो किस स्थिति में ODC अनुमति है। यानी जो हमारा कॉन्टैक्ट वायर है,
जो हमारा कंटैक्ट वायर ये लगा रहता है, कंटैक्ट या कटंटी वायर जो लगे हैं, जो हमारी गाड़ी जा रही है, जो वैगन जा रही है, इस पर मान लीजिए जो ओडीसी जो ऊपर ओवर डायमेंशन है, तो इनके बीच में क्लियरेंस पूछ रहा है कि 250 मीटर से कम है लेकिन 200 मीटर से अधिक है, तो गाड़ी की गति क्या होती है, तो वो होती है 15 kmph प्रति घंटा से। यदि इसका क्लियरेंस 250 मीटर से ज़्यादा है, यदि 250 मीटर से ज़्यादा है तो नॉर्मल गाड़ी स्पीड जाएगी, यदि 250 मीटर से कम और 200 मीटर से अधिक है तो 15 हो गया, और ये है कि 200 मीटर से कम लेकिन 100 मीटर से अधिक हो तो इसकी स्पीड 15 kmph या पावर ब्लॉक भी हो सकता है। यानी हम इसको एक बार और बताते हैं क्लियरेंस कितना कितना होता है। यदि 250 मीटर से अधिक क्लियरेंस है तो गाड़ी की ओडीसी गाड़ी की नॉर्मल गति होगी। 250 से 200 है, यानी 200 से अधिक 250 से कम हो तो 15 kmph, और 200 से कम लेकिन 100 से अधिक हो तो 15 kmph भी गति हो सकती है तथा पावर ब्लॉक भी ले सकते हैं। और 100 mm, ये क्लियरेंस mm में है, 100 mm से यदि क्लियरेंस कम है तो ओडीसी की अनुमति नहीं दी जाती है। ये 3 क्लियरेंस है मानक, ओएचई और ओडीसी के बीच में 250 क्लियरेंस है तो नॉर्मल गति, 250 से ऊपर है तो नॉर्मल गति, 250 और 200 के बीच में है तो 15 kmph, 200 mm से कम और 100 mm से ऊपर है तो 15 kmph गति से जा भी सकती है और पावर ब्लॉक भी लिया जा सकता है, और 100 mm से कम है तो ओडीसी अनुमत नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोई 15 किमी प्रति घंटा की गति और बिना किसी पावर ब्लॉक, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है साइडिंग रेत के ढेर या डेड इंड से पहले कौन सा सावधानी बोर्ड लगाया जाता है, तो दिया है इलेक्ट्रिकल इंजन स्टॉप बोर्ड, कॉशन टर्न आउट, डीजे ओपन, डीजे क्लोज। तो ये होता है टर्न आउट या सेंडहम। डेड इंड से पहले वो होता है कॉशन अनवायर टर्न आउट, ऑप्शन बी इसका है। निम्न है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टीआरडी संगठन में स्कैडा का पूर्ण नाम क्या है, तो टीआरडी संगठन में स्कैडा का नाम सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है, तो इसका ऑप्शन यही सही है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। नेक्स्ट है सीएमएस में किसी लाबी के क्रू की स्थिति किस रिपोर्ट में उपलब्ध होगी, यानी इन सीएमएस स्टेटस ऑफ क्रू ऑफ एनी लॉबी इन अवेलेबल इन द सीएचएस लिखा है कि क्रू डिटेल, क्रू अकाउंटल, क्रू समरी, इनमें से कोई नहीं, तो क्रू अकाउंटल में किसी भी लाबी का डिटेल उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है कि वायु प्रवाह संकेतक में पीएसआई का पूर्ण रूप क्या है, तो दिखा है प्रेशर पर स्क्वायर इंच, पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच, प्रेशर स्केल इंडिकेटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पीएसआई पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट है कि गुजरात के केंद्र को देखिएगा, जिस राज्य के हैं वो लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है कंप्रेसर की क्षमता नापने की इकाई क्या है, तो दिया है जीपीएम, एलपीएम, जीपीएच, एलपीएच। तो कंप्रेसर नापने की क्षमता होता है एलपीएम हो जाएगा, ये एलपीएम भी हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं लीटर पर मिनट, लीटर पर मिनट इसका यूनिट होता है। क्षमता किस में नापी जाती है, लीटर पर मिनट, एलपीएम में। कंप्रेसर की क्षमता एलपीएम में, लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है डीएफसीसीआईएल का पूर्ण नाम क्या है, तो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका ऑप्शन बी सही है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट दिया है विद्युत परिपथ में कौन सी मात्रा परिपथ में समान रहती है, कौन सी मात्रा समांतर परिपथ में समान रहती है, तो इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन द
पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में देखेंगे कि जो हमारा रेजिस्टेंस का जो हम लोग सीरीज देखते हैं, तो यदि रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में है तो R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज में यदि देखा जाए तो हमारा धारा बराबर होता है, धारा समान होता है, इक्वलेंट होता है सभी में, वोल्टेज डिफरेंस होता है। लेकिन यदि हम इसी रेजिस्टेंस को पैरेलल अर्थात समांतर में जोड़ा तो 1 इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है, वोल्टेज यदि सीरीज में पूछे तो धारा समान होता है। तो हमारा पूछा है समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, वोल्टेज समान होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ के समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोध इतना इतना तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अभी हमने फार्मूला का जिक्र किया है। यदि रेजिस्टेंस होते हैं जो हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उनका एक फार्मूला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जितने रेजिस्टेंस है उतना जोड़ देंगे तो 1/R1 इक्वल टू दिया है कितना 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। अब इसी को हमको हल करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान निकालना है। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो देखेंगे कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60, तो टोटल का ये हो जाएगा 60। 3 हो जाएगा यहाँ पर, 3 दूना 6 प्लस 1, ये टोटल हो गया 6/60। ये कट गया 1/10 अर्थात 1/R इक्वल टू 1/10, यानी R का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ओम। तो इसका मान हो जाएगा A, यानी इस तरह से कोई भी इसका मान हो जाएगा A 10। यदि ये पूछता है सीरीज में तो सीरीज में इसको R इक्वल टू R1 जोड़ देंगे, जो भी आएगा उसका वही टोटल रेजिस्टेंस का तुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षी श्रेणी में पर्यवेक्षक सिग्नल साइटिंग समिति के सदस्य हैं और सिग्नल साइटिंग समिति के अनिवार्य फुटप्लेट निरीक्षण की आवधिकता क्या है। तो जो हमारे सिग्नल साइटिंग कमेटी जो होती है वो 3 सुपरवाइजरों के थ्रू होता है, TI, LI, SI, और प्रत्येक 3 महीना के बाद किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि लोको आउटेज का क्या मतलब होता है। तो लोको आउटेज का फार्मूला होता है, तो उसी फार्मूले के बारे में पूछा है। तो लोको आउटेज, यदि लोको आउटेज निकालना है तो ये होता है इंजन हावर फॉर ट्रैफिक यूज, इंजन हावर फॉर ट्रैफिक यूज बटा 24। तो देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन दिया है इंजन हावर फॉर ट्रैफिक यूज अवली 24 आवर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि 3 फेज लोको में बैटरी चार्जिंग के लिए स्टैंड बाई आपूर्ति स्रोत क्या है। इन 3 फेज व्हाट इज ए स्टैंड बाई सप्लाई सोर्स ऑफ ए बैटरी चार्जर। तो हम लोग ये पूछा है कि जो हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं, यानी बैटरी चार्जर को की सप्लाई किससे मिलती है, तो 3 फेज लोको में तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3। यदि कोई बार आइसोलेट नहीं है तो नॉर्मली बैटरी चार्जर को सप्लाई ऑक्सिलरी 3 से मिलता है। और यानी ऑक्सिलरी 3 से देख लेंगे तो हमारा MCPA, CHBA तथा TM के स्क्वेंजिंग ब्लोअर को हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से सप्लाई मिलती है। यदि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 की बात करें तो इससे हमारा TMB1, TMB2 तथा SR के आयल पंप 1 एंड 2 तथा ट्रांसफार्मर के आयल पंप 1 एंड 2। यदि हम ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की बात करें तो OCB1 एंड OCB2 को फीड मिलता है। नेक्स्ट है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 बैटरी चार्जर को। नेक्स्ट है 3 फेज लोको में कौन सा सब सिस्टम 5 से जुड़ा है। तो 5 सब सिस्टम होटल लोड होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ये इसको हम सब सिस्टम को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। यदि सब सिस्टम SS01 होता है, हमारा मेन पावर होता है, SS02 होता है, SS03 बोगी 2 होता है, SS04 आपका हार्मोनिक फिल्टर होता है,
और SS05 आपका होटल लोड होता है, और SS06 से 8 तक हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर होते हैं। SS09 हमारा बैटरी सिस्टम होता है। SS10 हमारा ब्रेक सिस्टम होता है। SS11 एंड 12 जो हमारे HB1 क्यूबिकल एंड HB2 क्यूबिकल होते हैं। SS13 14 कैब 1 कैब 2 होता है। और जो हमारा SS15 हमारा स्पीडोमीटर होता है, सॉरी फायर हमारा स्पीडोमीटर होता है। SS17 एंड 18 जिसे हम लोग बोलते हैं FLG1 एंड FLG2, और SS19 हमारा होता है ट्रेन बस मल्टीपल यूनिट के लिए। तो SS5 हमारा क्या है, होटल लोड। नेक्स्ट है कि 3 फेज लोको में किस प्रकार के ट्रैक्शन मोटर का उपयोग किया गया है। तो 3 फेज लोको में 3 फेज AC सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। 3 फेज लोको में कैप परिवर्तन के कितने समय भीतर किया जाता है अन्यथा वह सी बंद हो जाता है। जब हम लोग कैब चेंजिंग करते हैं 3 फेज लोको में, तो हमारा जो डिस्प्ले 10 मिनट तक यदि आप हम लोग दोबारा पेंटो रेज नहीं करते हैं तो 10 मिनट के अंदर वो क्या आता है, कैब चेंजिंग इसलिए बोलता है 10 मिनट के अंदर यदि आप कैब चेंज नहीं करते हैं तो हमारा सी क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो टाइमिंग कितना है, टाइम के बारे में पूछा है 10 मिनट। नेक्स्ट है डीजे बंद करने के लिए 3 फेज लोको में स्क्रीन पर किस नोट की जानकारी सुनिश्चित करना होता है। तो हम प्रत्येक नोट के बारे में जब हम लोग BL की लगा के सी ऑन करते हैं तो नोड जो हमारा होता है 504 आता है सेल्फ टेस्टिंग के दौरान। इस नोड पर हम पेंटो रेज करते हैं। जब पेंटो रेज करते हैं तो हमारा नोड शो करता है 550। तो 550 पे हम VCB क्लोज करते हैं और 500 VCB क्लोज हो जाता है तो नोड शो करता है 570। तो 570 पर हम रिवर्सर को सेट करते हैं यदि हमारा MR 6.4 kg से अधिक हो गया है। और 570 पर जब रिवर्सर सेट करेंगे तो हमारा नोड 590 आता है। 590 आने के बाद हम थ्रॉटल को मूव करते हैं तो ट्रैक्शन मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किस नोड पर VCB क्लोज करते हैं तो 550। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नोड 550 बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जब JTL चालू किया जाता है तो ट्रैक्टिव पर TWG9 में कितने केएन तक सीमित होता है, तो होता है 300 केएन। कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन है 300 केएन। नेक्स्ट है कि 3 फेज लोको में पार्किंग ब्रेक पैनल ए पे किस स्विच के माध्यम से लगाया जाता है या छोड़ा जाता है। ये 3 फेज लोको में पार्किंग ब्रेक का जो पुश बटन आपका जो दिया रहता है PB और PB पुश बटन फॉर पार्किंग ब्रेक जो ए पैनल पर लगा होता है, इसके द्वारा हम लोग पार्किंग ब्रेक को लगा भी सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं। ये ए पैनल पे होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि बोलता है सोलेनाइड के द्वारा भी पार्किंग ब्रेक को लगा सकते हैं। ये सोलेनाइड वाल्व 30 जो हमारा न्यूमेटिक पैनल पे लगा होता है, इसमें एक तरफ अप्लाई एक तरफ रिलीज। ये जो राइट साइड होता है हम लोग रिलीज के नाम से जानते हैं, इस पर 22 है। यदि ए अप्लाई है तो इधर ए लिख देंगे तो 23 है, अर्थात राइट साइड से हम रिलीज करते हैं और बाएं साइड से हम अप्लाई करते हैं। यदि सोलेनाइड से पूछता है, यदि पूछता है कि मैनुअली किस किस चक्के पे रिलीज करेंगे, तो मैनुअली रिलीज करने के लिए पार्किंग ब्रेक को हम लोग यदि हमारा WAP5 लोको है तो 1458 अर्थात 145 व्हील यानी पहिए पर लगे ब्रेक सिलेंडर को रिलीज करते हैं। यदि G9 लोको है तो हमारा होता है 26-7-11 यानी 2-6-7-11 व्हील पर पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटर लगा रहता है, जिसे हम लोग मैनुअली रिलीज कर सकते हैं। अर्थात तीनों तरह से अगर पूछता है सोलेनॉइड भाटते हैं तो राइट हैंड से रिलीज, लेफ्ट साइड से अप्लाई, और ये पैनल पे पूछ रहा है तो BP और PB पुश बटन से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि WAG 12 लोको में ट्रैक्शन मोटर की कुल संख्या कितनी है तथा पावरफुल। तो देखेंगे कि WAG में 12 कोको टाइप का बोगी होता है, जिसमें 2 सेक्शन होता है। एक को हम सेक्शन ए बोलते हैं और एक को सेक्शन बी बोलते हैं। तो 4 मोटर इसमें लगा होता है, 4 मोटर इसमें लगा होता है। ये बोबो टाइप का जो हमारा होता है
ये बोगी होता है जिसमें 4 मोटर लगे रहते हैं। तो दोनों का अगर मिलाएंगे तो 8 मोटर हो जाएंगे। और ये यूनिट का जो हमारा हार्स पावर होता है टोटल 12,000 HP का होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ए, जो दिया है 8 मोटर और 12,000 HP पावर। नेक्स्ट है कि पारस्परिक यानी कन्वेंशनल लोको में विच रिजर्वायर प्रेशर इन द यूज फॉर द हॉर्न, यानी लिखा है कि हॉर्न को किस MR से प्रेशर जाता है। तो कन्वेंशनल लोको में हॉर्न का प्रेशर MR4 से जाता है कि WAG7 लोको में सभी लाइन कंडक्टर बंद नहीं हो रहे हैं, तो किस EP कंडक्टर के COC को बंद करना किया जाना चाहिए। लिखा WAG9 देन क्लोजिंग ऑफ COC विच EP कंडक्टर मस्ट बी इंश्योर। तो ये होते हैं EP1 EP2 कंडक्टर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, EP1 एंड EP2 कंडक्टर कॉक लगे होते हैं। EP1 एंड EP2 काक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक काक बोला जाता है। ये एक साइड जैसे अपना लाइन कंडक्टर 1 2 3 और सेंडिंग कंडक्टर के लिए जो हमारा प्रेशर जाता है, क्योंकि जो हमारे लाइन कंडक्टर लगे होते हैं वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर होते हैं जो बिजली और प्रेशर से ऑपरेट होते हैं। तो उन्हीं कंडक्टर को पिकअप कराने के लिए इस कॉक के थ्रू जो हमारा एक CR कंट्रोल रिजर्वायर होता है, जिस कंट्रोल रिजर्वायर में हमारा MR3 का प्रेशर आता है, MR3 का प्रेशर इस EP का के थ्रू हमारे जो लाइन कंडक्टर, शंटिंग कंडक्टर G1 J2 तथा CTF और CGR1 2 को पिकअप कराने के लिए जो प्रेशर जाता है, तो इसी कॉक के थ्रू होके जाता है। तो वही पूछता है बंद नहीं हो रहे हैं तो किस कॉक का खुला होना चेक करेंगे, तो हमारा है EP1 एंड EP2। नेक्स्ट है पारस्परिक लोको में यदि सलोपा पिछली कैब में गाड़ी चला रहा है, लोको पायलट कैब के नियंत्रण कर रहा है, तो किस किमी प्रति घंटा से अधिकतम अनमीय गति है। तो ये हो जाएगा, यदि हमारा लोको पायलट आगे है, सहायक पीछे है तो 40 kmph। यदि ALP लीडिंग में है, लोको पायलट पीछे है, तो गाड़ी की गति 15 kmph हो जाता है। तो लोको पायलट लीडिंग है, सहायक पीछे है, तो गाड़ी की गति 40 kmph, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इन कन्वेंशनल लोको एयर ड्रायर कनेक्टिंग बिटवीन इन द विच द टू रिजर्वायर, यानी कन्वेंशनल लोको में एयर ड्रायर किन किन MR के बीच में होता है, तो MR2 और 3 के बीच में होता है। यदि आपका 3 फेज लोको में पूछता है तो MR1 एंड MR2 के बीच कनेक्ट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा MR2 और MR3 के बीच। नेक्स्ट है त्वरित गतिमान के दौरान GR का अटक जाना किस रिले के माध्यम से DJ ट्रिपिंग का कारण बनता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं क्विक रिले। आप 20 नाच पे, जैसे आप 20 नाच पे गाड़ी चला रहे हैं और MP को अचानक कहाँ कर दिए 0 पे, तो नाच क्विक रिग्रेस होता है, इसी के बारे में पूछता है। तो क्विक रिग्रेशन के समय यदि GR अटक गया तो किस रिले के द्वारा DJ ट्रिप होता है, तो वो होता है Q46। जब MP को हमने 0 पे कर दिया और GR घट के 32 या नाच से 1 पे आ रहा है, यदि किसी नाच पर अटक जाता है तो Q46 इनर्जाइज होता है। जैसे Q46 इनर्जाइज होगा और आपका जो हमारा DJ कंट्रोल सर्किट में Q118 के ब्रांच पर देखेंगे Q46 का NCI लगा होता है। यदि Q46 जैसे ही इनर्जाइज होगा, ये NCI हमारा खुल जाएगा और Q118 डी इनर्जाइज हो जाएगा और 5.6 सेकेंड के बाद DJ को ओपन करा देगा। आपने गाड़ी चलाते समय देखा होगा कि प्योर कन्वेंशनल लोको में जब हम लोग MP को सीधे 0 पे कर देते हैं, जब हम MP को सीधे नाच पर MP को 0 पे कर देते हैं, तो यदि आप कैब 2 से काम करते हैं तो देखेंगे कि जब नाच रिग्रेस होता है तो किट 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 की आवाज़ आती है, किट 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 की आवाज़ आती है, तो वो Q46 रिले ही इनर्जाइज और डी इनर्जाइज होता है, क्योंकि ये रिले हाफ नाच पर ओपन हो जाता है। इनर्जाइज डी इनर्जाइज फुल नाच पर तो ये इनर्जाइज होगा, फुल नाच पे इनर्जाइज होगा, लेकिन हाफ नाच पे पुनः डी इनर्जाइज, फुल नाच पे इनर्जाइज, हाफ नाच पे डी इनर्जाइज, नहीं किट 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 इनर्जाइज होकर नाच के 0 कराया, तो किसी कारण से ये फुल नाच पर फंस गया तो इनर्जाइज कंटिन्यू बना रहेगा। जब कंटिन्यू बना रहेगा
तो वही जो Q118 के ब्रांच पर इसका NCI लगा है खुल जाता है, डीजे ओपन हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा Q46। यदि पूछता है कि हॉप नॉच के कारण डीजे ओपन हो रहा है वो, तो हो जाएगा आपका Q44। वंदे भारत एक्सप्रेस निर्धारित गति क्या है? पश्चिम रेलवे में कितने वंदे भारत चल रही हैं? तो ये जिस डिवीजन में है वो इनके जानते होंगे कितनी वंदे भारत चल रही हैं। नेक्स्ट है SIB लोकों में HSIB को 0 पर रखने पर ELD बाईपास स्विच दबाने पर ट्रेन चलाने का कितना समय होता है? तो SIB लोकों में जब एक्सटर्नल या इंटरनल फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में यदि हम ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी खड़ी है तो सबसे पहले ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने के लिए जो हमारा HSIB स्विच होता है, HSIB स्विच को 0 पे करते हैं तो 1500 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है और ELD बाईपास स्विच दबाते हैं तो SIB यूनिट पर डिस्प्ले पर टाइमर चालू हो जाता है। 45 मिनट तक आप HSIB 0 करके ELD बाईपास करके आप गाड़ी चला सकते हैं। तो ये कितना टाइमिंग हो जाएगा? आपका हो जाएगा 45 मिनट। नेक्स्ट है कि EMU लोगों के साथ काम करने पर Q50 डीएनर्जाइज होने पर अग्रणी लोकों में कौन सा लैंप जलते हैं? तो अगले लोकों में ये पूछ रहा है कि यदि आपका Q50 डीएनर्जाइज हो जाए तो आपका जैसे Q50 रिले डीएनर्जाइज होगा तो इसका LSP लैंप होता है, LSB, इसका कौन सा लैंप है? LSP लैंप जल जाएगा। तो एक तो श्योर हो गया कि Q50 डीएनर्जाइज होगा तो LSP जलेगा, लेकिन LSP के साथ साथ एक लैंप और जलेगा यदि मल्टीपल है। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल लोको है, ये मल्टीपल लोको है हमारा। तो यदि इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग लोको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीडिंग लोको, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग लोको। यदि हमारा लीडिंग लोको में कोई फॉल्ट आया तो उस फॉल्ट से संबंधित लैंप के साथ साथ LS GR PT लैंप जलता है यदि इस लोको में फॉल्ट आया। यदि ट्रेलिंग लोको में फॉल्ट आया तो लीडिंग लोको में LSOL अदर फॉल्ट, ऐसे याद करिए, LSOL मानी पिछले लोकों में यदि फॉल्ट आया है तो लीडिंग लोकों में आपका LSOL जलेगा। यदि लीडिंग लोको स्वयं में फॉल्ट आ गया तो LS GR PT लैंप जलता है। आई होप कि इसको आसानी से आप समझ गए होंगे कि लीडिंग में यदि फॉल्ट आ रहा है तो आपका LSB तो जलेगा ही, उसके साथ साथ LS GR PT लैंप जलेगा क्योंकि लीडिंग लोकों में फॉल्ट है। यदि यही फॉल्ट पूछता कि ट्रेलिंग लोकों में है तो LSB लैंप के साथ आपको कौन सा लैंप जलता? LSB लैंप के साथ प्लस LSOL जलता। नेक्स्ट है कि थ्री फेज EMU के साथ काम कर थ्री फेज मेमू में न्यूट्रल सेक्शन प्रवेश करते समय 250 मीटर चेतावनी बोर्ड पर कौन सा बटन संचालित किया जाना चाहिए? तो हम थ्री फेज मौकों में न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय ENS को दबाते हैं, ये जो हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरिंग न्यूट्रल सेक्शन, यानी ENS बटन को दबाते हैं। नेक्स्ट है कि थ्री फेज में अनवायर टर्नआउट में पेंटोग्राफ की सुरक्षा के लिए क्या सुरक्षा प्रदान किया गया है? तो थ्री फेज मेमो में जो हमारा पेंटो है WBL या श्रिंक करके 22.3 टाइप के हैं, इसमें दो सेफ्टी डिवाइस भी लगे होते हैं, एक ORD होता है और ADD होता है। तो ORD का काम है ओवर रीच डिटेक्शन, यदि हमारा पेंटो एक निर्धारित मान से यदि ऊपर चला गया तब भी ORD ऑपरेट होकर पेंटो को डाउन कर देगा, या बिना OHE वाले सेक्शन में चला गया तो ORD ऑपरेट होकर पेंटो को डाउन कर देता है। और एक डिवाइस और लगा है ADD ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस। देखेंगे कि जो हमारा HRC हाई रीच पेंटो है तो देखेंगे कि जो हमारा पैन स्टीप होता है तो इस स्टीप में एक सफ़ेद पाइप से प्रेशर गया होता है जो 6 kg से चार्ज रहता है। यदि किसी कारण से जो हमारा स्ट्रिप है
ये टूट गया या घिस गया, जैसे ही प्रेशर का लीकेज होगा एडीडी ऑटो ड्रॉपिंग डिवाइस ऑपरेट होकर पिंटो को डाउन कर देगा। अर्थात पिंटो को डैमेज होने से प्लस OHE को डैमेज होने से सुरक्षा के लिए ORD और ADD लगाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ORDA। नेक्स्ट है 3 फेज मेमू में बैटरी डायरेक्ट स्विच कहाँ लगा है? तो 3 फेज में बैटरी डायरेक्ट स्विच DTC में लगा होता है, ड्राइवर ट्रेलिंग कोच। नेक्स्ट है 3 फेज मेमू में कोचों में एयर सस्पेंशन उपलब्ध है, DTC, NDTC, MC सभी कोचों में, केवल MC इन वनली में। तो इसका हो जाएगा एयर सस्पेंशन, जो आपका जैसे हमारा LHB कोच में जिस तरह से होता है उसी के बारे में पूछा है, तो ये सभी कोचों में लगा होता है, सभी कोचों में। नेक्स्ट है कि कन्वेंशनल मेमू में ASR का आउटपुट वोल्टेज क्या है? देखते हैं कि 2 ऑक्सिलरियाँ लगी हैं, ऑक्सिलरी पावर सर्किट, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी पावर ASR पूछा है। ऑक्सिलरी पावर सर्किट 2 लगा होता है। फर्स्ट ऑक्सिलरी पावर सर्किट जो 25 kV को सप्लाई इनपुट लेके 266 वोल्टेज आउट करता है, और सेकेंड ऑक्सिलरी कन्वर्टर 25 kV लेके 141 वोल्ट आउटपुट करता है। ये पूछा है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 या ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, इसमें सेम पूछा है, लेकिन ऑप्शन इसमें एक मिल जाएगा आपको कि कन्वेंशनल मेमू में ASR का आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो इसका आउटपुट वोल्टेज एक है 141 होता है, दूसरा का 266 होता है। तो इसमें एक ऑप्शन आपका है, तो C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्वेंशनल मेमू में गियर अनुपात कितना होता है? तो कन्वेंशनल मेमू में गियर अनुपात 20:91 होता है, C हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रीमियम रेक में BPC की वैधता अवधि क्या होती है? तो प्रीमियम रेक के BPC वैधता 12+3 होता है, 12 डे होता है और 3 ग्रेस पीरियड होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B, इसका ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है कि BLC A, BLC B वैगनों में किस प्रकार का वितरक वाल्व, डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन है A। बस 100% श्योर नहीं है, जिनको ये थोड़ा सा होगा कन्फ्यूजन है मुझे, बट A हमको सही लग रहा है। C3W होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है। नेक्स्ट है आपका कि एक LHB कोच में कितनी फीबा इकाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं? तो एक LHB कोच में प्रत्येक बोगी में 2-2 1-1 होता है। तो एक LHB कोच में 2 फीबा डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, जिसे हम लोग बोलते हैं फेल्योर इंडिकेशन ब्रेक एप्लीकेशन। फीबा 2 लगा होता है एक कोच में। नेक्स्ट है डीजल लोको में HEA का पूर्ण रूप क्या है? हॉट इंजन अलार्म, हॉट इंजन एक्सल, हैवी इंजन एक्सल, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग आंसर इसका दीजिएगा, हमें कंफर्म नहीं मालूम है। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे में सबसे अधिक HP रेटिंग वाला डीजल फ्रेट लोको का कौन सा है, जो HP रेटिंग में कितनी है? तो WDG 4G 4500 HP, WDG 6 6000 HP, WDG 6 6000 HP, WDG 5 5500 HP, तो WDG 6G जो 6G और 4G आया है, तो ये WDG 6G 6000 HP का होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। धन्यवाद साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।